तो अभी पहले 1-2 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे बीच में। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है सबको स्क्रीन? ठीक है। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक्स रिवाइव करेंगे। हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कॉल बैक्स के थोड़े एग्जांपल, और कॉल बैक में एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, और कॉल बैक हेल्प। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक HTML फाइल बना रखी है और उसमें अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल जोड़ दी है, ताकि मतलब मैं इसे लाइव सर्वर बना के डायरेक्ट एग्जांपल दिखा सकूँ। मैंने बस इस फाइल को लाइव सर्वर से यहाँ से खोला हुआ है और ब्राउज़र में चला रखा है। सीक्वेंस वाइज है, सब कुछ आ जाएगा, देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। सिंक्रोनस का मतलब है कि लाइन बाय लाइन पढ़ेगा ये। तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। हमने कॉन्स्ट ए किया प्रॉम्प्ट में, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, फिर हाउ ओल्ड आर यू। इसे ये लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, एक एक आउटपुट देगा और फिर यहाँ पे इस तरह प्रिंट कर देगा। अब देखो, सबसे पहले लिखा था मैंने व्हाट इज़ योर नेम। फर्स्ट लाइन में व्हाट इज़ योर नेम, फेवरेट कलर और हाउ ओल्ड आर यू। अब इस तरह करके इसने फिर कंसोल में आउटपुट दे दिया। इसने पहले सारे पूछे फिर आउटपुट दिया, तो ये हमारा हो गया सिंक्रोनस तरीका। अब इसमें भी दूसरे एग्जांपल में भी सेम है, एक एक करके फर्स्ट में फर्स्ट लिखा, सेकंड में सेकंड लिखा, थर्ड में थर्ड लिखा। ये हमारा सिंक्रोनस तरीका हो गया।
तो ये तो सिंपल सा जावास्क्रिप्ट हो गया, जिस लाइन में लिखोगे एक एक लाइन में करता करता ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब जैसे कि हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। तो एसिंक्रोनस का मतलब है कि हमारा जो काम नॉर्मली एक बार में एग्जीक्यूट हो सकता है उसको ये पहले एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जांपल है 1, स्टार्ट ऑफ कोड और एंड ऑफ कोड पहले रन हुआ और सेट टाइमर बाद में हुआ। अब ये हुआ कैसे, मैं करके दिखाता हूँ, देखो। ये पहले रन होगा, आई रन फर्स्ट, यहाँ पे आई रन लास्ट, ऐसे हो गया। अब ये तो होगा सिंक्रोनस तरीका। अब हमारा एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, मतलब कि ये बाद में चलेगा, चाहे भले ही मैं यहाँ पे 0 सेकंड लिख दूँ। अब देखो, मैंने सेव किया, ये पहले रन हुआ, फिर लास्ट वाला रन हुआ, फिर यहाँ पे 0 सेकंड के गैप के बावजूद भी इसने सबसे लास्ट में रन किया यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन को जावास्क्रिप्ट बाद के लिए रख लेती है कॉल स्टैक में अपने। इस चीज़ को कॉल स्टैक बोलते हैं, मतलब कि अलग डब्बे में डाल देगा एक तरह से। पहले ये रन होगा, फिर ये देखिए तो एसिंक्रोनस फंक्शन है, यहाँ पे जब आएगा हमारा ब्राउज़र, फिर ये से अलग डब्बे में डाल देगा, तो एक तरह से यहाँ पे कोड है ही नहीं। फिर ये रन करेगा, फिर यहाँ पे देखेगा बस मैंने जो फीचर रन करने थे कर दिए, अब इसे में रन करना है मुझे, तो इसलिए सबसे लास्ट में रन हो रहा है। तो इस तरह से हमारे एसिंक्रोनस फंक्शन काम करते हैं। 0 सेकेंड्स में भी वो लास्ट में आएगा। हाँ, क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसे पता हाँ है कि ये ओके। टाइम लगाता है, तो इसे मैं बाद में ही रन करूँगा। ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे पहले आसानी से, मतलब इजीली एग्जांपल लूँगा, फिर हार्ड एग्जांपल ले लूँगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, मैंने एक फंक्शन बना रखा है सिंपली। अब यहाँ पे एग्जांपल 2 में मैंने एक फंक्शन बना रखा है नॉर्मली, जो कंसोल लॉग करता है माई फंक्शन इज़ रनिंग आफ्टर 5 सेकेंड्स। अब ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे इसे 5 सेकेंड बाद रन करना है। अभी देखो यहाँ पे रन नहीं हुआ है, बस यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, मैंने इसे कॉल नहीं किया। मुझे इसे 5 सेकेंड, अरे 1 सेकेंड, सेव नहीं हो रहा है। हाँ, तो अब मैंने इसे बस बनाया है, कॉल नहीं किया है। मुझे इसे 5 सेकेंड बाद कॉल करना है, तो यहाँ पे कॉल करेंगे सेट टाइम आउट। इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो लेता है फंक्शन, जो कोई भी फंक्शन होगा, और यहाँ पे दूसरा होता है टाइम, मतलब ये वाला टाइम लेता है मिली सेकेंड में। सेकेंड वाला जो है मिली सेकेंड में टाइम, और फर्स्ट वाला जिस फंक्शन को हमें इतने टाइम बाद रन करना है। तो जैसे कि हमारा ये वाला ऊपर वाला फंक्शन है, कंसोल लॉग करता है जो, बस यहाँ पे एरर्स ले आ रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं डाला, इसे इग्नोर करो। तो मुझे ये वाला जो फंक्शन है, ये जब 5 सेकेंड बाद रन करना है, तो 5000 मिली सेकेंड्स मैंने सेव किया। अब देखो मैं 5 सेकेंड बाद अपना आप रन हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे इस तरह सेट टाइम आउट में इसने एक फंक्शन लिया और इसे 5 सेकेंड बाद रन कर दिया। पहले में फंक्शन कि कौन सा फंक्शन हमें रन करना है इतने टाइम बाद। तो हमारा इस तरह सेट टाइम आउट, हम या तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फंक्शन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनोनमस फंक्शन बनाया, सेकेंड,
अब इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये 5 सेकंड बाद अपना रन हो जाएगा। हो गया। तो या तो हम यहाँ पे फंक्शन का नाम भी डाल सकते हैं, या हम एनोनिमस फंक्शन यहीं पे बना सकते हैं। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको भी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड एग्जांपल है, को लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें फंक्शन में एक नॉर्मल फंक्शन बनाया मैंने, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है नेम के नाम से। अब यहाँ पे माई फंक्शन इज़ रनिंग आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद ये नेम भी यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब अगर हमने इसको 5 सेकेंड बाद इसको रन करना है, मैं सेट टाइम आउट लिखा, माई फंक्शन को हमें 5 सेकेंड बाद रन करना है, सिंपल जैसे ऊपर किया था, लेकिन हमें इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास करना है। यहाँ पे देखो हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा तो अनडिफाइंड आ गया। इसे 1 सेकेंड लेता हूँ फिलहाल। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो ये सीधा रन हो जाएगा, वेट भी नहीं करेगा। देखो जैसे मैंने 5 सेकेंड लिखा तो ये तुरंत रन हो गया। हम यहाँ पे फिर डायरेक्टली तो आर्ग्यूमेंट पास कर नहीं सकते, तो इसके लिए इसमें सेट टाइम आउट में थर्ड वाला जो होता है वो फंक्शन में हमें इनपुट ले लेगा। तो जैसे कि मैंने पहले फंक्शन का नाम पास किया जिसको हमें 5 सेकेंड बाद कॉल करना है, या जितना भी टाइम, फिर उसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट है, इस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट है, तो ये थर्ड वाले में अपना आप इसे यहाँ पे फिट कर देगा। अब देखो मैंने सेव किया 5 सेकेंड बाद, यहाँ पे इस तरह आर्ग्यूमेंट के साथ मैंने यहाँ पे तुषार पास किया था, इसने ले लिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मैं बोल रहा था कि ऐसे हम माई फंक्शन को एनोनिमस में भी तो डाल सकते हैं, हाँ, आर्ग्यूमेंट इसमें भी डालना। डाल सकते हो। हम्म। अब जैसे मैंने एनोनिमस में बनाया, अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड लिखा भैया, था। तुषार भाई। हाँ। हेलो। हाँ, सुन रहा है, बोलो। हाँ, तुषार भाई, यहाँ पे हम कॉल भी तो कर सकते हैं फंक्शन को डायरेक्ट, जैसे अभी हम पास कर रहे हैं, लेकिन कॉल भी तो कर सकते हैं। तो एसिंक्रोनस नेचर बता रहा हूँ ना मैं, इसलिए ऐसा एग्जांपल लिया मैंने। नहीं, अब जैसे नहीं आप तो एसिंक्रोनस नेचर बता रहे हो ना, तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे एक करली ब्रेसिस और एरो लिखा है, तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ना डायरेक्ट। मतलब इधर डायरेक्टली। हाँ, मतलब इसके अंदर एरो फंक्शन बनाएंगे। हाँ अच्छा, उस तरह हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही 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 वही। हाँ, यही वाला, और यहाँ पे कॉल कर देंगे फंक्शन को। यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, यही पूछो, थैंक यू। सेम होगा अब। देखो, एक हाँ, सेकेंड यही। बाद रन हो गया। अब मैं इसमें वो देना है इनपुट, तो थर्ड वाला सेम तरह से। अच्छा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमें, तो ये ऊपर से जाएगा अब। एक सेकेंड। हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने नेम डाला। इसमें माई फंक्शन के अंदर तुषार डाल दीजिए अब तो इसका नीचे। काम ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने इसे अंदर कॉल ही कर दिया था। अगर हमें इसे ऐसे करना है, पास करेंगे 1 सेकेंड बाद। ऐसे तो कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा।
सिंपल वही तरीका है, फंक्शन ऊपर कॉल कर दिया। वो नेम इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है, हमने नेम दिया नहीं है ना, हाँ हम उसको ले रहे हैं। तो लाइक ऐसे कर सकते हैं, एरो फंक्शन के अंदर माई फंक्शन कॉल करके उसमें आर्गुमेंट्स के अंदर तुषार डाल दो, शायद चल जाएगा। वैसे चलेगा। हाँ, माई फंक्शन कॉल करके आर्गुमेंट्स तुषार। अब चलेगा ये। वो ऊपर पास नहीं हो रहा था ना उसमें। चलो, इस तरह हम यहाँ पे एरे फंक्शन बना के भी कर सकते हैं, और चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने किया ऊपर, सेम आउटपुट आएगा दोनों का। देखो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं दोनों को भी दिखाऊं एक साथ, देखो दोनों एक जैसे ही हैं। अब जैसे हमारा एग्जांपल 4 है, हमने यहाँ पे सिंपली माई फंक्शन बनाया, वही ऊपर वाला कॉपी पेस्ट। हमने यहाँ पे अब इसको ऐसे लेते हैं, फिर हमने टाइम आउट बनाया, माई फंक्शन 1 सेकेंड बाद रन होगा, आर्गुमेंट दे सकते हैं हम इसमें। अब अगर हमें इसे क्लियर करना है तो हम इसे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देंगे, माई टाइम आउट। ये रन फिर भी होगा क्योंकि यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स में ये कॉल हो चुका, बस हमने इसे यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल में बना दिया। अब अगर हमें इसका टाइमर रोकना है, मान लो जैसे ये 3 सेकंड में आउटपुट देगा अपना, देखो 3 सेकंड में आउटपुट आ रहा है। 3 लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये लिखा और 3 सेकंड में आउटपुट आ गया इस तरह। अब अगर हमें इसका दूसरे सेकंड पे इसका टाइमर कैंसिल करना है तो रन नहीं होगा, तो उसके लिए एक फंक्शन है क्लियर टाइम आउट, और इसमें इसकी जो हमने इसका वेरिएबल नेम दिया था वो पास कर दो। अब अगर हमने इसमें डायरेक्ट पास कर दिया तो रुक गया, और अगर जैसे ये 3 सेकंड में रन हुआ, हमें इसे 2 सेकंड में पॉज करना है तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। सेट टाइम आउट लगाया, यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन पास करा, अब इससे हुआ क्या, इन्हें दूसरे सेकंड में अपना टाइमर कैंसिल करा। अब अगर ये ऊपर वाला 1 सेकंड में रन होगा तो रन हो गया। ये दूसरे सेकंड में यहाँ पर चेक किया कि क्लियर टाइम आउट करना है, तो यहाँ पे ये दूसरे सेकंड में तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड में रन हो चुका, और दूसरे सेकंड मैंने चेक किया कि इसको मुझे टाइमर क्लियर करना है। इसको और अच्छे से समझने के लिए क्लॉक वाला एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। क्लियर टाइम आउट को सेट टाइम आउट के अंदर यूज करेंगे हर बार? अगर हमें इसे कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स बाद कैंसिल करना है, अच्छा अच्छा। देखो जैसे मैंने नीचे यहाँ पे क्लॉक बना रखी है, यहाँ पे क्लॉक फंक्शन है मेरा। अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे जो टाइम था वो इनने प्रिंट कर दिया। सिंपल मैंने क्लॉक बना रखी है ऐसे जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे अगर मैं ये फंक्शन सेट इंटरवल से हर एक सेकंड में कॉल करूँगा तो उस तरह यहाँ पे सेकंड के साथ साथ टाइम अपडेट हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या करा, सेट इंटरवल में, दोबारा दिखाता हूँ। सेट इंटरवल में जो फंक्शन हमें हर एक सेकंड रन करना है, हर एक सेकंड में करना है, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे माई क्लॉक हर बार 1 सेकंड में रन होगा। अब जहाँ तक क्लॉक बनाने में दिक्कत क्या होती है कि इसके अंदर नहीं डालते, बाहर डाल देते हैं, तो उससे दिक्कत होती है। देखो अब ये एक ही टाइम प्रिंट कर रहा है बार बार क्योंकि अपडेट ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसे इसके अंदर डाल रखा है। तो यहाँ पे हर सेकंड क्लॉक अपडेट हो रही है। अब जैसे मुझे इसे 5 बार प्रिंट करने के बाद रोकना है, यानी कि 5 सेकंड बाद रोकना है मुझे,
तो मैं ऐसे तो कर नहीं पाऊँगा। अब मैंने क्लियर टाइम आउट किया, क्लियर इंटरवल। अगर हमने सेट इंटरवल किया है तो उसके लिए क्लियर इंटरवल है। अगर यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट किया है तो उसके लिए यहाँ पे क्लियर टाइम आउट फंक्शन है। दोनों पेयर में है ये। इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है तुषार? इंटरवल में तो क्या होगा, देखो एक बार सेट, खोला था। हाँ, सेट टाइम आउट अगर मैंने लगाया क्लॉक वाले फंक्शन पे, ये 1 सेकंड बाद चलेगा। अब यहाँ सेट टाइम आउट में क्या हुआ, 1 सेकंड बाद इसने एक फंक्शन बस एक ही बार रन किया। इसमें क्या हुआ कि सेट टाइम आउट में यो फंक्शन 1 सेकंड बाद रन करना है एक बार। अब सेट इंटरवल में क्या हुआ कि माई क्लॉक वाला फंक्शन हर 1 सेकंड में बार बार कॉल होना है। सेट इंटरवल हो गया ना कि इतने सेकंड के इंटरवल में ये फंक्शन कॉल ओके, होना है बार बार। ओके, समझ गया। अब थैंक देखो यू। बार बार प्रिंट हो रहा है, वो एक ही बार प्रिंट हुआ था। थैंक यू। अब मुझे इसे जैसे 5 सेकंड बाद क्लियर करना है, इसे मैं पहले कौन से देता हूँ। इसे मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मैं अगर डायरेक्टली करूँगा क्लियर इंटरवल, माई इंटरवल, अभी तो क्लियर हो गया, चला ही नहीं एक भी बार। और हमें इसे 5 सेकंड में करना था, तो उस इसलिए मैंने ऊपर से सेट टाइम आउट में डाला था। अब इसका फ़ायदा क्या है यहाँ पे कि सेट टाइम आउट बनाया मैंने, इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन पास किया और इसका टाइमर सेट किया मैंने 5 सेकंड। और 5 सेकंड होने के बाद क्लियर इंटरवल कर देना है इसको रन। अभी क्या करेगा, 1 2 3 4 5, रोक दिया इसने। इसका फ़ायदा ये है, सेट टाइम आउट के अंदर अगर हमने क्लियर इंटरवल डाला तो ये 5 सेकंड बाद रन होगा। अगर हम इसे ऐसे ही डाल देंगे, डायरेक्टली रन कर दिया हमने इसे, तो क्लॉक चलेगी ही नहीं हमारी। और अगर हमें क्लॉक कुछ टाइम तक चलानी है तो ये पॉज हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह की चीज़ जैसे स्टॉप वॉच ऐप बना रहे हैं हम, उसमें काम आ सकती है। या अलार्म बना रहे हो कि हमें इतने टाइम बाद ये क्लॉक हमें पॉज करनी है, तो इस तरह की चीज़ वहाँ पे काम आ जाती है। अब मैं ऐसा 3 करूँगा तो ये 3 बार पॉज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 3 सेकंड किया है और आउटपुट 2 ही आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने रिलोड किया 1 2 3, 3 सेकंड हो चुके हैं यहाँ पे। 1 सेकंड तो यहाँ पे प्रिंट करने में लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 कम आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 6 करूँगा जैसे, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होंगे। बस रुक गया। इस तरह हम यहाँ पे क्या, हेलो। हेलो, हाँ बोलो, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सेम क्लॉक बना रखी है ऊपर, वही एग्जांपल है ऊपर जो मैंने बताया, वही वहीं बता दिया मैंने कि 5 सेकंड बाद इसे क्लॉक को रोक देना हमें। अब इसमें कॉम्बिनेशन तो यूज़ कर ही रहे हैं, हम इसे एरो फंक्शन में भी डाल सकते थे डायरेक्टली, जैसे कि अब ऊपर वाले फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट एरो फंक्शन में डाल दें। ये फिर भी चलेगा, और यहाँ पे वही 5 सेकंड वाली चीज़ फिर चल जाएगा अगर हम यहाँ से कॉन्स्ट में डालते हैं। रुक गए, या तो एरो फंक्शन बना लो या पहले फंक्शन डिफाइन करो और फिर उसमें हमारे फंक्शन का नाम डाल दो। दोनों तरीके सही हैं, जो इजी लगे।
या तो यहाँ पे फंक्शन पास करके डाल दो या एरो फंक्शन से। अब इस सेट टाइम आउट का एक रियल एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि यूट्यूब पे ही है, सभी चलाते होंगे ऑब्वियसली। तो जैसे मान लो कोई भी चैनल है, अब मैं जैसे सब्सक्राइब करूँगा, नीचे देखना यहाँ पे सब्सक्राइब किया, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एडिट लिखा आया और ये भाग गया। ये सेट टाइम आउट से कर सकते हैं हम, मतलब कि हमने इसमें क्लास ऐड करी और 1 2 3 4 5 इस तरह सेकंड का जितना भी लगा रखा होगा रिमूव हो जाएगी। इस तरह हम पॉपअप्स में लगा सकते हैं सेट टाइम आउट का यूज़ करके। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, क्लास ऐड हुई, लिखा आया, सेट टाइम आउट चला और क्लास रिमूव होगी। इस तरह यहाँ पे रियल एप्लीकेशन में सेट टाइम आउट यूज़ होता है। कल पियानो में भी किया था ना, हाँ मतलब उसमें भी लास्ट। किया था, वो तो प्रोमिस से यूज़ हुआ था, या फिर वो वेदर ऐप में बनाया था ना, उसमें भी ऐसे लोडिंग वाला यूज़ किया था। हाँ हाँ। जब वो सर्च आया था तो लोडिंग होगी, फिर जब आ जाएगा डाटा तो लोडिंग डिस्प्ले हो जाएगी, मतलब डाटा। अब हम कॉल बैक्स को बताते हैं। ये तो था एसिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस ऊपर। अब मैं कॉल बैक्स बताता हूँ। मैंने हिंदी में लिख रखा है वैसे, तो मैं बता भी देता हूँ। बेसिकली कॉल बैक्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी काम के लिए वेट करना हो, और काम के वेट करने के बाद हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन रन करना है तो हम वो कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पिछले वाले फंक्शन का आउटपुट चाहिए हमारे नेक्स्ट फंक्शन में, और हमने उसके लिए वेट नहीं किया तो वहाँ पे आगे अनडिफाइंड आ जाएगा और हमारा कोड गड़बड़ कर जाएगा। कॉल बैक हम इसलिए यूज़ करते हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, प्रोमिसेस यूज़ करते हैं हम इसी जगह, पर एक कंसेप्ट है जो काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई काम हुआ, हमने उसके लिए वेट किया, फिर उस काम का जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को हमने नेक्स्ट अपने कॉल बैक में यूज़ किया। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना रखा है अराइव्ड होम के नाम से। तो ये फर्स्ट लेता है इनपुट नाम और फिर कॉल बैक फंक्शन, ये कुछ भी रख सकते हैं, ये फंक्शन ही है। अब यहाँ पे इसने किया क्या है, हमने एक और फंक्शन बनाया, ये हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन। ये फंक्शन हम कॉल करेंगे इसके कंप्लीट होने के बाद। अभी पहले पूरा समझ लो, अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने किया क्या है, हम सबसे पहले जिस फंक्शन में हमने, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। अभी हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे हुआ, जो फंक्शन अपने इनपुट में एक तरह से दूसरा फंक्शन ले, तो जो फंक्शन ले रहा है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ। अब ये अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, तो अराइव्ड होम एक हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया। तो जो भी हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं हम उसी में कॉल बैक पास करते हैं। वो कहलाते हैं तब है जब उसमें हम कोई कॉल बैक पास करते हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे हमने, अब इसे पता क्या चलेगा कि कौन सा कॉल बैक है, कब रन करना है, कैसे रन करना है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे नहीं, हमने कोई भी एक सिंपल फंक्शन बनाया, जो इनपुट में नेम लेगा, मान लो किसी का एड्रेस लेगा और एज लेगा मान लो। तो इसमें इसको पता क्या चल रहा है कि इनमें से कौन सा कॉल बैक है। इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कॉल बैक के लिए हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि एंड फंक्शन रखते हैं। जैसे मैंने इसमें 4 अभी पैरामीटर पास किया, तो इसमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉल बैक है और कौन सा किसके बाद रन होना। अब हमने यहाँ पे किया क्या, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक एक करके, नेम प्लस एड्रेस प्लस एज। ये तो मैंने सिंपल वेरिएबल लिए, वेरिएबल की तरह पास कर दिए। अब इसके बाद एंड फंक्शन में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, तो इसको पता चल गया कि एंड फंक्शन ही कॉल बैक फंक्शन है। यहाँ पे ब्रैकेट का कमाल है, ये ब्रैकेट से पता चल रहा है इसको कौन सा इन चारों में से कॉल बैक फंक्शन है। अब चाहे तो मैं यहाँ पे एंड फंक्शन लगाया और एड्रेस को कर दिया, तो अब ये कॉल बैक फंक्शन हो गया।
लेकिन प्रैक्टिस ये रखनी चाहिए कि इसे लास्ट में ही रखो, ताकि हमें पता रहे कि कॉल बैक फंक्शन कौन सा है। एकदम विजुअली पता चल जाता है कि ये मान लो इसमें ये कॉल बैक है। अब इसे पहले ऐसा करते हैं, इजीली समझ में आएगा। अब ये है, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, सिंपल फंक्शन। इसमें पास करते हैं हम नेम, एज पास किया हमने, इसे लास्ट में रख देते हैं। ठीक है, अब मैंने डाल दिया। यहाँ पे इसका एंड फंक्शन जो भी होगा इसे हम बना देते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। ये फंक्शन का नाम नहीं है, कॉल बैक है। कॉल बैक के एक तरह से जैसे हम फंक्शन में कुछ भी नाम रख देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही कॉल बैक है। कॉल बैक रखते तो ईजी होता है याद रखने में। अभी लास्ट में फंक्शन भी लेगा तो हम कुछ भी फंक्शन बनाते हैं। जैसे ये प्रिंट करेगा ऑल डन। हमने इसे पास किया नेम, एज, एड्रेस। अब इसे कॉल बैक पास करेंगे, कौन सा फंक्शन हमें रन करना है इसके बाद, और ये सिंपल आ गया। यहाँ पे स्पेस देंगे हम थोड़ा। एक काम करते हैं, इसे टेम्पलेट लेटर बना देते हैं। अब देखो रिलोड किया, इसके बाद इसने ये वाला फंक्शन रन कर दिया। जो भी इसमें फंक्शन यहाँ पे पास होगा, यहाँ पर जब हम इसे हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे पास होगा, इस सब के बाद वो रन हो जाएगा। अब जैसे मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, अब मैंने इसमें जैसे कुछ भी लिख दिया और इसकी जगह मैंने एनीथिंग पास कर दिया, तो अब ये काम होने के बाद ये वाला रन हो जाएगा फंक्शन। तो सिंपली इसे पता क्या चलता है कि कॉल बैक फंक्शन कौन सा है, ब्रैकेट से लगा दिया, उससे पता चल जाएगा इसको, और इसके बाद ये वो रन कर देगा। बात का मतलब क्या, अगर कॉल बैक हम ऊपर कॉल करेंगे तो भी वो बात को ही रन होगा? नहीं, वो पहले होगा, अभी सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे। हाँ, अब देखो ऊपर हो गया। जैसे हमने एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो पहले हमने प्रिंट किया नेम, उसके बाद हमने कॉल बैक लिया। हमने कुछ जैसे ऊपर कुछ भी काम किया, उसके बाद हमें कॉल बैक चाहिए। उसके बाद हमने एज पास किया यहाँ पे, उसके बाद हमने एड्रेस पास किया। अभी इसी सीक्वेंस में रन होगा, पहले नेम फिर कॉल बैक फिर एज फिर एड्रेस। इसे तो कहीं भी रख सकता है। तो इसका कॉल बैक मतलब तो सिर्फ एक यह है, हम फंक्शन लोग है। के एक ही कॉल कर पास कर सकते हैं क्या? इसमें फिर कॉल बैक हेल का फंक्शन आ जाएगा ना आगे, वो टॉपिक है। मतलब फिर कॉल इस बैक सिर्फ एक फंक्शन है ना, बस हाँ लाइक वो तो फंक्शन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब हाँ, ऐसे। अब देखो इसी चीज़ में कॉल बैक हेल एक चीज़ होती है, वो बताऊंगा मैं इसमें। इस तरह दिखता है वो कुछ, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक। इसको पढ़ने का फायदा है, लाइक यूज तो करते नहीं है। नहीं, इतना यूज़ नहीं करते कॉल बैक का, मतलब नोट जेएस में हम यूज़ करते ज़्यादा। अच्छा, एक ही बार पास करते हैं उसमें भी, इसलिए पता होना चाहिए कि किस तरह काम करता है ये। तो इसे जिस सीक्वेंस पे रखोगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे रन हो जाएगा। अब हमारा ये तो आगे समझ में, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने ऊपर दिखा दिया वैसे कि हमने इसमें इनपुट डाला एक,
इनपुट डाला 2, इनपुट डाला 3, फिर कॉल बैक फंक्शन बनाना है। यहाँ मैंने एक दूसरा फंक्शन बना लिया कि Oh, सारे सारे काम कंप्लीट हो गया। इस तरह ये कॉल बैक यहाँ पे रन हो जाएगा। how many functions can be passed into one function as an argument? क्या आपकी आवाज़ कम आ रही है काफ़ी? एक बार रिपीट करो। How many functions can be passed as a callback to another function? एक कितने ही भी कर सकते callback हैं, जाना है। इस तरह कितने भी कर लो। इसके अंदर हमने पास किया, फिर इसके अंदर हमने पास किया, फिर इसके अंदर हमने पास किया। ऐसे कर तो सकते हैं, आउटपुट भी सही आएगा, लेकिन ऐसे रीडेबल नहीं हो पा रहा। इसलिए हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब ये आज बनाया आप प्रॉमिसेस भी थोड़ा बता दोगे क्या प्लीज? क्या? आज आप प्रॉमिसेस थोड़ा बता देंगे क्या? प्रोमिसेस में इसका सेशन का 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने। इसमें तो कॉल बैक करूँगा और फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रोमिसेस पे ले लूँगा। ओके ओके थैंक ठीक यू। है, इसमें तो कॉल बैक से मेनली फोकस कर रखा है मैंने। उसके बाद रिएक्ट भी करवाओगे? रिएक्ट पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर ले लेंगे दैट सेशन। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अब ये फंक्शन हम इसे इसे ही कॉल करेंगे। इसमें फर्स्ट आउटपुट है वर्क नेम। इस तरह मैंने 3 वर्क कर रखे जैसे इसमें, तो कुछ भी ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। इसके बाद हमारा जो भी कॉल बैक फंक्शन है ये हमने इसे पास कर दिया। एक एक करके इस तरह आउटपुट आएगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर कॉल बैक रन होगा हमारा। अभी होगा। अब ये पीला पीला इस तरह ऐसे आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग की जगह कंसोल वार्न लिख रखा है। वार्न से पीला आता है और एरर से रेड आएगा। तो वैसे तो कलर है, या तो हम इसे एक्चुअल भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन भी होता है? ग्रीन नहीं है फिर तो इसके लिए लाइब्रेरीज आती है एक्सटर्नल, जो भी कलर करना है, हमें स्टाइल करना है। एक्चुअल में तो वैसे यहाँ पे भी हम CSS यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटी ट्रिक होती है, पर वो बाकी सेशन में देखेंगे अगर करना होगा तो। कहाँ से सीखे आपने ट्रिक्स? ये यूट्यूब वगैरह पे ऐसी आती रहती हैं, रिकमेंडेशन में आ जाती कभी कभी तो। और जैसे ये वाला तो आगे समझ में कि हमने फर्स्ट पास करा, सेकंड पास करा, थर्ड पास करा, देन कॉल बैक। इसे हम किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। जैसे सारे काम हो गए हैं तो ये वाला ऊपर आ गया, मैंने सेकंड नंबर पे किया। तो अब यहाँ पे मान लो सेट टाइम आउट भी है तो ये उसके बाद भी रन हो जाएगा। ऐसे सेट टाइम आउट लगाया मैंने, ये होगा 2 सेकंड बाद। सारे काम होने के 2 सेकंड बाद ये कॉल बैक को कॉल करेगा। 1 2 अब हुआ। इस तरह यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर सकता है। वो तो वही होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करा, फिर उसके अंदर फंक्शन पास करा। ओके। ये जो इस समवर्क है ना, हेलो हाँ बोलो। हेलो, ये जो समवर्क है ना, वर्क डन आपने वो एज आर्गुमेंट पास किया है, तो और एक फंक्शन क्या पास कर सकते हैं क्या एज एग्जांपल? एक और मैंने ट्राई तो किया हाँ, नहीं वैसे। हाँ अगर कर मान सकते लो, होंगे ऑब्वियसली। चलो बना के देख 1 सेकंड। अब हमने इसको एक साथ ही कॉल कर दिया। हो रहा है देखो, कर सकते हैं। अब इसके लिए ओके मैंने किया क्या,
वही ब्रैकेट में इसे बना दिया, इसे ही पता चल गया कॉल बैक फंक्शन है। अब या फिर फर्स्ट आर्गूमेंट, सेकंड आर्गूमेंट, थर्ड आर्गूमेंट, पहला कॉल बैक, दूसरा कॉल बैक, किस सीक्वेंस पर रन होगा वो सीक्वेंस ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। या तो हम इसे ऊपर कर दो 2 वाले को, तो ये 2 वाला ऊपर आ गया पहले, फिर ये फर्स्ट वाला जो था बाद में आ गया। कितने पास कर लो यहाँ पे, ठीक है। और इसे कमेंट कर देते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे भी वही चीज़ है, से हमने फंक्शन बनाया, कॉल बैक दिया, और ब्रैकेट में हमने मान लो इस वाले में मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है कॉल बैक में। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एक करके बताता हूँ। अब हमने एक फंक्शन बनाया सिंपल के नाम से। इसने पहले में लिया नेम, दूसरे में लिया कॉल बैक, और तीसरे में ले लेते हैं एज, ले लेते हैं मान लो। अब कंसोल लॉग किया, माय नेम इज नेम, कॉल बैक फंक्शन पास किया और उसमें एज पास कर दिया हमने। अब ये हुआ कैसे, देखो सिंपल फंक्शन बनाया मैंने, हायर ऑर्डर फंक्शन, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट नेम, दूसरा कॉल बैक, और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो था इसको मैंने कॉल बैक के अंदर भेज दिया। काम होने के बाद ऊपर वाला जो भी काम होगा ये कॉल बैक में वो आर्ग्यूमेंट पास कर देगा। अब चाहे तो हम यहाँ से ऊपर से भी यूज़ कर सकते हैं, मान लो ऊपर कुछ हमने एपीआई कॉल करी थी, उससे डेटा लिया और उसमें हम डेटा पास कर सकते हैं, पर वो काम एसिंक अवेट से, प्रोमिस से ईजी पड़ता है। तो जैसे इसको मैं कॉल करके दिखाता हूँ, सिंपल फंक्शन, नेम लिया, कॉल बैक फंक्शन के लिए कुछ बना लेते हैं छोटा सा। इसे हम वार्न यूज़ करते हैं, इजी पड़ेगा देखने में। हमने पहले में नेम पास किया, फिर कॉल बैक फंक्शन, फिर हमें इसमें जो पास करना है, अब ये एज है, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में अब वैसे तो इसे कुछ भी रख सकते हैं, इजी रखने के लिए सेम रखना नाम। अब मैंने इसको ऐसे पास किया, अब ये यहाँ से लेगा, इसमें पास करेगा, अब ये चीज़ इसमें पास करेगा और इसमें पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दिखाता हूँ जैसे, देखो 20 आ गया यहाँ पे, मैंने डाला यहाँ पे, अब ये आया यहाँ पे आउटपुट। हुआ कैसे ये एक बार बताता हूँ। हमने सिंपल फंक्शन बनाया, पहला लिया इसे नेम, दूसरा लिया कॉल बैक, और तीसरा लिया एज। अब इसने जो भी काम करना था हमें ऊपर, हमने कर दिया। हमने ऊपर ले लिया नेम, सिंपल जैसे हम आर्गुमेंट लेते हैं। फिर हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया वही ब्रैकेट बना के। अब हमने इसमें ये पास करना है, इसे पता क्या चलेगा कि इसमें इनपुट लेना क्या है। तो हम जब इसे कॉल कर रहे हैं तो हम इसे इनपुट देंगे, लेकिन ये तभी प्रिंट करेगा जब यहाँ पे ऊपर वाला काम हो जाएगा। यही कॉल बैक का असली काम है। अब यहाँ पे ये तभी पास करेगा इसमें जब हमारा ऊपर वाला काम हो जाएगा। फंक्शनिंग हो कैसे रही है, अब ये कॉल हुआ सिंपल, इसने पास कर दिया माय नेम इज़ तुषार, यहाँ पे ये वाला चीज़ प्रिंट होगी। अब फिर इन्हें कॉल बैक को कॉल कर दिया ये चीज़ भर के। अब कॉल बैक का नाम ये फंक्शन हो गया सिंपल, वाई फंक्शन हो गया, यहाँ पे एक तरह से ऐसे हो गया।
अगर से बिहाइंड द सीन देखे तो। फिर इसने इसमें हमारा इनपुट ले लिया 20, यहाँ पे यहाँ 20 भर दिया और यहाँ पे 20 आ गया, इस तरह यहाँ पे प्रिंट हो गया ऐसे। तो इस तरह हम यहाँ पे कॉल बैक में भी पास कर सकते हैं वैल्यूज़। इसमें कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। तो सेट टाइम के अंदर हाँ कितना आर्गुमेंट ले सकते हैं सेट टाइम के अंदर सेट टाइम आउट? कौन सा वाला एग्जांपल मैं बताऊँ तो, एक सेकेंड। सेट टाइम आउट में तो इनपुट कैसे, मतलब ये हो गया ना कि वो तो तीन आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं ना, तो चार पांच आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, अगर उसमें ज़्यादा चाहिए होंगे जैसे कि नेम, एज, क्लास, तो ये सीक्वेंस वाइज अपने आप ओके ले लेगा। ओके ठीक है। ठीक है। अब इसमें एरर हैंडल कैसे करते हैं कॉल बैक्स में वो बताता हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है वैसे तो ये। अब मैंने एक सिंपल फंक्शन बना रखा है, एसिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक्रोनस कैसे हुआ? क्योंकि इसमें मैंने सेट टाइम आउट यूज़ कर रखा है। ये बना ऐसे, मैंने कोई फंक्शन बनाया सम टास्क के नाम से, सिंपल फंक्शन। इसमें बस मैं कॉल बैक पास करूँगा, कोई और दूसरा नहीं। कॉल बैक लिया, अब ऐसे रन होगा तो रन हो जाएगा, सिंपल। अब इसके लिए हम एरर दिखाते हैं, जैसे एरर, तो इससे पहले एसिंक्रोनस बनाते हैं। जीरो सेकेंड बाद रन होगा हमारा कॉल बैक। अब ये टॉपिक वैसे ज़्यादातर नोड.जेएस में काम आता है, पर जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है, तो इसे कन्फ्यूजन में नहीं लेते फ़िलहाल। इसका जो पहला इनपुट होता है कॉल बैक का डिफ़ॉल्ट में, वो होता है एरर, और दूसरा होता है डेटा। अब कंफ्यूज मत होना, बताता हूँ कैसे। अगर ये एक तरह से ऐसे मान लो कि ये पहले एरर चेक करेगा, कोई एरर है या नहीं है, फिर यहाँ पे डेटा पास करेगा अगर एरर नहीं है। अगर एरर नहीं होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नल पास कर देगा। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ऊपर वाले फंक्शन जो मैंने बना रखा था सेम है। अब यहाँ पे मैंने एरर में पास किया है, अभी एरर में मैंने डेटा दे दिया, इसे एरर अकर्ड। अभी एरर में ही कैसे हुआ वो भी दिखाता हूँ। देखो इन्हें डेटा में क्यों नहीं लिया। अब यहाँ पे देखो अनकॉट एरर अकर्ड आ गया। यहाँ पे जो मैसेज लिखूंगा, यहाँ पे जो भी मैसेज लिखूंगा इस तरह एरर की तरह प्रिंट होगा। अब ये हो कैसे रहा है बताता हूँ। अब यहाँ पे ये फंक्शन हमने रन किया, सम टास्क हमने रन किया, सिंपल एरो फंक्शन अंदर पास किया। अब जैसे कि इसका नेचर होता है पहले एरर चेक करना, अगर एरर नहीं है तो हमारा डेटा मिल जाएगा। अगर एरर में वैल्यू है, मतलब कि नल नहीं है, यहाँ पे नल नहीं है पहली वैल्यू, तो यहाँ पे थ्रो एरर। थ्रो का हम एक तरह से यहाँ पे कुछ भी थ्रो करवा सकते हैं, नंबर हो गया या स्ट्रिंग होगी। देखो स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग पर यहाँ पे दे दिया आउटपुट, 45 लिखा, 45 पास कर देगा यहाँ पे। थ्रो का मतलब सिंपल प्रिंट है, पर ये एरर हैंडलिंग में काम आता है। थ्रो एक कीवर्ड है, ऐसे ही मान लो। अब जैसे अगर एरर में नल के अलावा कोई और वैल्यू है तो एरर हमें शो कर देना है। अगर एरर में कुछ वैल्यू नहीं है तो हमें डेटा शो कर देना है। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, और अगर इस कॉल बैक में पहली वैल्यू मैंने दी नल,
दूसरा दिया दिस इज डेटा। अब ये दिस इज डेटा पे प्रिंट हो गया। ऐसा हुआ कैसे? पहले इनने इनपुट लिया एरर का, यहाँ पे एरर चेक किया, नल है, तो यहाँ पे हमारा डेटा शो हो जाएगा, ये वाला डेटा। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगी, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नल नहीं है, यानी कि ये फॉल्स हो गया, मतलब ट्रू हो गया, क्योंकि इसे एरर मिल गया। तो यहाँ पे यही वाला एरर ये प्रिंट कर देगा। एक तरह से वेरिएबल है, इस वेरिएबल का डेटा है ये। यहाँ पे नल होगा तो ये हट जाएगा। अगर ये नल नहीं होगा, नल के अलावा कुछ भी अनडिफाइंड भी हो गया, मतलब अनडिफाइंड तो इन्हें एरर दिया नहीं एक तरह से, ऐसे कुछ भी नंबर भी हो गया, तो यहाँ पे यही डेटा यहाँ पे दिखा देगा ये। अब इसे हैंडलिंग कैसे करेंगे हम? ये अनकॉर्ड जो लिखा आ रहा था वो थ्रो की वजह से आ रहा था। हाँ, थ्रो की वजह से, क्योंकि एरर है ना। अब देखो यहाँ पे पूरा डिटेल देगा इसका। एसिंक्रोनस फंक्शन है, एसिंक्रोनस ही है इसकी वजह से, वो सेट टाइम आउट की वजह से। अब इस तरह के एरर वैसे ज़्यादातर एपीआई वगैरह में आते हैं। मान लो हमारी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होगी और हम वो पेज खोलना चाह रहे हैं जहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन थी, अब बिना नेटफ्लिक्स से नेटफ्लिक्स तो देख नहीं सकते। इस तरह यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम फ्री में नहीं देख सकते, टेलीग्राम को हटा दो तो सिंपल यहाँ पे अगर एरर की कोई वैल्यू होगी तो उसी एरर की वैल्यू को यहाँ पे थ्रो कर देगा। अगर एरर की वैल्यू नल होगी तो यहाँ पे हमारा डेटा कॉल बैक से शो कर देगा। अब यहाँ पे इससे पहले नॉर्मल जिस तरह कॉल बैक काम करते हैं होगा। अब समथिंग इज बन डन हियर, इसके बाद यहाँ पे कॉल बैक रन करना सिंपली जैसे ऊपर बताया। एरर चेक करेगा, अगर एरर की वैल्यू नल है तो यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करेगा, थ्रो नहीं करेगा तो हमारा डेटा शो हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे इससे लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है हैंडल करने का? हम या तो यहाँ पे पेज रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, रीडायरेक्ट के लिए अलग पेज बनाना पड़ेगा। अब मान लो जैसे हम यहाँ पे एक बार आप इसका सीक्वेंस समझाओगे चल कैसे रहा फंक्शन? हाँ देखो, लाइक सम टास्क कॉल हुआ, उसने एक फंक्शन ले रहा है वो। मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। सिंपल ऊपर एक फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, बस इसमें एक ही इनपुट है कॉल बैक। अब ये यहाँ पे कुछ भी काम होगा ऊपर, कुछ भी, इसको करने के बाद ये कॉल बैक को रन कर देगा। ठीक है, अब इसका पहला इनपुट है एरर, दूसरा इनपुट है जो भी डेटा हमें शो करना हो। या तो हम यहाँ पे एपीआई का वेरिएबल भी शो कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए हो, जेसन डेटा कुछ भी। ये तो मैंने यहाँ पे सिंपल के लिए स्ट्रिंग ले लिया। अब ये जब भी रन होगा ये चेक करेगा सबसे पहले, क्योंकि एरर सबसे पहले चेक होगा कि कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो उसे याद रखने का तरीका है, एरर नहीं है तो डेटा शो कर दो, अगर एरर है तो एरर पे ही रुक जाओ। इफ़ एरर है कोई मतलब ये ट्रू बनता है। अगर ये ट्रू हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही तो होगी, नल है तो कुछ नहीं है, यानी कि फॉल्स हो गया, ये रन नहीं होगा। अगर ये ट्रू, यहाँ पे कुछ भी डेटा हो जाता है कुछ भी, तो ये ट्रू हो गया, यानी कि इसकी वेरिएबल की कुछ तो वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। अभी फिलहाल नल लगता है। अगर एरर है तो थ्रो एरर। अब थ्रो भी रिटर्न की तरह है। रिटर्न की तरह कैसे मतलब? इसके नीचे का कुछ भी,
एक्सेसिबल नहीं होगा, थ्रो के नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा। अब देखो ग्रे आ गया हल्का सा, तो अगर थ्रो करना है तो सबसे लास्ट में, ऊपर जो भी हमें एरर के बाद काम करना है पहले वो करा। फिर यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे। अगर एरर नहीं होगा तो हमें कंसोल लॉग कर देना डेटा, या हमें जो भी करना है डेटा के साथ, इसके साथ, यानी कि ये यहाँ पे जो हमने सेकंड वाला इनपुट दिया है। अब यहाँ पे देखो समथिंग इज़ बी डन, ये यहाँ से आ रहा है, मतलब हमारे एसिंग फंक्शन में कुछ भी हमने काम किया वो हो गया। उस काम के होने के बाद हमने कॉल बैक फंक्शन रन किया। अब इस कॉल बैक फंक्शन में हमने एरर चेकिंग लगा रखी है, यानी कि नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो, सीधी बात है, उस बंदे के पास सब्सक्रिप्शन है तो वो मूवी देख पाएगा, उस बंदे के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो मूवी नहीं देख पाएगा। अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यानी कि उस बंदे के पास सब्सक्रिप्शन है, तो यानी वो डेटा देख सकता है, यानी कि वो मूवी देख सकता है। अगर उसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अब मैंने फर्स्ट में पास किया यू डोंट हैव सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आ गया एरर, कि एरर कैसा है, फर्स्ट वाली एरर की वैल्यू आ गई कुछ, तो यहाँ पे एरर की कुछ तो वैल्यू है, नॉट फाउंड इनने दिया यहाँ पे, या हमें जो भी करना था पेज रीडायरेक्ट वगैरह कुछ भी, फिर हमने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया, यू डोंट हैव सब्सक्रिप्शन। इस तरह यहाँ पे हम एरर चेकिंग से इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे पास इससे पहले एरर का कंट्रोल नहीं था, एरर आ गया बस ने शो कर दिया, उसके बाद करना क्या है हमें पता ही नहीं था। अब इस तरह हम एरर चेकिंग कर सकते हैं, और इससे हम कुछ भी रीडायरेक्ट वगैरह करवाना हो या फिर होम पेज पे जाना हो तो इस तरह हम करवा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, चलो हमारा अब कॉल बैक का एरर तो टॉपिक पूरा हो गया। अब इसमें लास्ट टॉपिक है कॉल बैक में, कॉल बैक हेल, इसे पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये कुछ इस तरह दिखता है। इसमें क्या हुआ कि हमने एक फंक्शन बना रखा है डू समथिंग के नाम से। अभी मान लो मैंने बना नहीं रखा है, मतलब समझाने के लिए बस, कि उसमें वो एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जो रिज़ल्ट 1 जनरेट करेगा। अब इस फंक्शन के अंदर डू समथिंग एल्स, रिज़ल्ट 1 का कुछ, हमें रिज़ल्ट 1 से जो फर्स्ट फंक्शन से आया था उसको लेके हमें रिज़ल्ट 2 के साथ कुछ ना कुछ करना है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने रिज़ल्ट 2 के साथ और रिज़ल्ट 1 के साथ जो भी किया वो रिज़ल्ट 3 के साथ भी हमें करना है। और यहाँ पे डू फोर्थ थिंग, फिर हमने इन सभी रिज़ल्ट के साथ जो भी करना था फिर हमें रिज़ल्ट 4 में करना है। इस तरह मतलब चलता जाएगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन पास हो रहा है तो कॉल बैक हेल है। अब इसे पिरामिड ऑफ डूम क्यों बोलते हैं? अब मैंने यहाँ पे एक कॉल बैक हेल बना रखी है छोटी सी। अब इसका डिज़ाइन देखो, पिरामिड जैसे लग रहा है, कुछ कुछ ऐसे, छोटा करूँ तो यहाँ से देखो कुछ कुछ पिरामिड जैसा लग रहा है, इसीलिए इसका नाम पिरामिड ऑफ डूम है। अब इसे हम यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये रीडेबल करना बहुत मुश्किल है। मान लो तो मैंने 10 पे आगे रोक दिया, अब ये बढ़ता चला जाए तो राइट साइड होता चला जाएगा। अब किसी नए बंदे ने आया, कोई कंपनी में नई नई जॉब लगी उसकी, वो देख रहा है कोड में कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, तो समझने में टाइम लग जाएगा। और प्लस ये हमारा मतलब एक तरह से स्लो भी कर देता है सिस्टम को, क्योंकि एक फंक्शन रन होगा फिर दूसरा फंक्शन रन होगा इसके अंदर, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ, देखो कॉल बैक हेल का क्या आउटपुट है। एक सेकेंड। अब ये सिंपल बस ये प्रिंट कर रहा है, कॉल बैक हेल जो मैंने बना रखी है। 10 सेकंड तक प्रिंट करेगा ये हर एक सेकंड में। अब देखो फाइनली वर्क डन, यहाँ बना रखा है मैंने। अब एक काम तो सिंपल सा कर रहा है, देखो हर एक सेकंड में रन कर रहा है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स होगा रीड करना, नया बंदा से समझ नहीं सकता। तो कॉल बैक हेल की जगह हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं। प्रोमिसेस रीड करना आसान होता है, काम सेम होता है उससे। अब देखो
वैसे ये बनाना बहुत आसान है, एक बार बताऊँ क्या? ये मैंने किस तरह बनाया? नहीं, ठीक है, किसी को नहीं जानना। तो देखो, जैसे मैंने नीचे प्रोमिसेस का एग्जांपल ले रखा है कुछ, इसमें हम एक काम, मैंने बना रखा है फंक्शन ऐड प्रोमिस, मतलब ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो दो वेरिएबल्स को ऐड करता है। अब मैंने इसे किया रिटर्न न्यू प्रॉमिस, पहले रहता है रिजॉल्व, फिर रहता है रिजेक्ट। अब मैंने यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, 1 सेकंड बाद ये रिजॉल्व कर देगा a+b में। अब मैंने जब इसे रन किया तो देखो, जब मैंने रन किया, इसके रन होने तक का वेट करेगा, 1 सेकंड का वेट करेगा। और ये लोड करता हूँ, 1 सेकंड का वेट किया, 2 सेकंड का वेट किया, ये हर एक का वेट कर रहा है, तभी हमें कंफर्म आउटपुट दिखा रहा है। यहाँ इनने क्या करा, सिंपल ले लो, अभी प्रोमिस को मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँगा अच्छे से, कि इनने 2 इनपुट लिए यहाँ पर a+b, 1+2 को इनने ऐड किया, फिर यहाँ पे 3 को ऐड किया, 3 को ऐड किया 6, फिर यहाँ पे ले 6 और 4, यहाँ पे आ गया 10, लास्ट वाले में यहाँ पे आ गया 10। सिंपल है, प्रोमिस में हम करते क्या है, काम सेम हुआ ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे डॉट देन के स्टेटमेंट की वजह से हमें रीड करना ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन में रहेगा कि इंग्लिश वाला देन की तरह, मतलब कि ऊपर वाला काम हुआ, उसके लिए वेट करा, फिर ये वाला काम करा, ये वाला काम हो गया, फिर ये वाला काम करा, ये वाला काम हो गया, फिर ये वाला काम करा, इसके बाद हमें फाइनली आउटपुट दिखा दिया सबके लिए इनने वेट करके। तुम कॉल बैक हेल्थ तो हम यूज़ नहीं करते, कॉल बैक यूज़ करते हैं हम Node.js में। कॉल बैक हेल्प में नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट फंक्शन? कॉल बैक हेल्थ तो हम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं इस तरह प्रोमिसेस। नहीं, मैं कॉल बैक हेल्प की बात कर रहा हूँ, उसमें नेक्स्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं? अच्छा, नेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं, देखो मैं वही पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसे मैं बना के दिखाता हूँ, देखो किस तरह बनता है ये। फंक्शन लिया, सिंपल फंक्शन, अब ये सिंपल फंक्शन क्या लेगा हमारा, एक एसिंक्रोनस फंक्शन लेगा, सेट टाइम आउट, ये रन होगा हमारा 1 सेकंड बाद, वन सेकंड। अब इसी सेट टाइम आउट के अंदर दूसरा सेट टाइम आउट डाल दिया हमने, ये भी 1 सेकंड बाद रन होगा, पर टोटल टाइम हो चुका 2 सेकंड। फिर इसी के अंदर तीसरा डाल दिया, सीधी बात, इसका आउटपुट हमें अंदर देना है, तो हमें इसके अंदर तो पास करेंगे। अब ये भी उसके 1 सेकंड बाद रन होगा, अब इसके अंदर एक और पास कर दिया, इस तरह बढ़ाते चले जाओ। ओके, अब रिटर्न कैसे? अब इसे मैं रन करके दिखाता हूँ, देखो कैसे होगा, 1 2 3 4, सिंपल सा आउटपुट है, इसके लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, देखो ठीक है। तो इसमें एक बार समरी देता हूँ मैं, हमने क्या क्या कवर करा। पहले हमने देखा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वर्सेस एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है, एक के बाद एक जिस तरह लिखा है उसी लाइन में रन होता रहता है। फिर एसिंक्रोनस में हमने क्या देखा कि कॉल स्टैक में, यानी कि एक अलग डब्बा, एक तरह से मान लो कि जो फंक्शन एक बार में रन हो सकते हैं क्विकली बिल्कुल, उन्हें तो एक डब्बे में रखा जाएगा, और जो फंक्शन थोड़ा टाइम लेंगे उन्हें अलग डब्बे में रखा जाएगा। तो पहले जो रन हो सकते होंगे जल्दी उन्हें रन किया जाएगा, फिर जो बाद में रन होने होंगे उन्हें यहाँ पे रन किया जाएगा। अब यहाँ पे चाहे सेट टाइम आउट में
अब यहाँ पर 0 ले लेता हूँ मैं इसको। 2 सेट टाइम आउट हो गए, यानी कि इनके बीच में स्टार्ट ऑफ कोड एंड ऑफ कोड के बीच में 2 एसिंक्रोनस फंक्शन हो गए। एक से नीचे कमेंट कर देता हूँ, वो दिक्कत देगा। अब यहाँ पे 2 सिंपल कंसोल लॉग के बीच में 2 एसिंक्रोनस फंक्शन हो गए। अब होगा क्या, स्टार्ट ऑफ कोड एंड रन हुआ, फिर एंड ऑफ कोड रन हुआ, फिर 0 सेकेंड्स वाला, फिर सेट टाइम आउट वाला, मतलब कि ये वाला 3 सेकेंड वाला, इसको लिख देता हूँ। 0 सेकेंड्स वाला रन हो गया, फिर 3 सेकेंड वाला रन हो गया। अब क्या होता है, जब ये दूसरी बार देखता है कि एसिंक्रोनस फंक्शन हमारे कौन कौन से रन होने बचे, उनमें देखते हैं कि सबसे पहले कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, उस तरह आउटपुट ऑटोमेटिक सेट होता रहता है। ठीक है, अब फिर हमने इसके बाद पढ़ा इस तरह की, हमने फिर कॉल बैक के अंदर कैसे हम इनपुट दे सकते हैं, या तो हम सेट टाइम आउट को कुछ टाइम बाद क्लियर कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने क्लॉक वाला एग्जांपल लिया कि हमें क्लॉक 5 सेकंड बाद पॉज करनी है, 10 सेकंड बाद पॉज करनी है, इस तरह। फिर हमने कॉल बैक्स पढ़े कि किस तरह डबल ब्रैकेट लगाने के बाद एक कॉल बैक बन जाता है। फिर यहाँ पे मल्टीपल हमने इसे इनपुट दिए इस तरह, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। फिर इसके बाद हम इसमें कितने भी कॉल बैक दे सकते हैं, कॉल बैक 1, कॉल बैक 2, कॉल बैक 3, कितने भी दे दो। सीक्वेंस हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि सीक्वेंस में उन्होंने। ओके, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन को बाद में ही रन करेगा, चाहे भले ही 0 सेकेंड्स हो। फिर हमने इसमें एरर हैंडलिंग देखी कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू नल है तो यहाँ पे डेटा शो करेगा, अगर नल नहीं है, नल के अलावा कुछ भी है, जैसे कि वैल्यू, तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। यहाँ पे दूसरा कुछ रन रहा है। मतलब एरर हैंडलिंग में पहला आर्गुमेंट जाएगा वो एरर की तरह ट्रीट होगा। हाँ, वो एरर का ही है, एरर की वैल्यू जो भी हम एरर है, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। एरर आ गया है भाई। अगर उसको हमने नल डाल दिया फिर सेकंड डालेंगे वो वैल्यू होगी, मतलब हाँ, एरर नहीं होगा। एरर नल है, मतलब कुछ एरर है ही नहीं, नल। हम्म तो ये रिज्यूम मूवी इस तरह। नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल लिया था हमने, सब्सक्रिप्शन वाला। तो लाइक ये जो आपने मुझे बताया अभी हमारे को, तो ये हम्म। लाइक कब यूज करना है ऐसा इफ एल्स एरर हैंडलिंग टाइप? ये नोड जेएस में यूज होता है, जैसे उसमें होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा तो। तो बट ट्राई कैच नहीं करेंगे अगर इसके अच्छा तो? ट्राई कैच भी कर सकते हैं, वो प्रोमिसेस में अच्छा काम करता है, उसमें खुद का है ना, ट्राई कैच, डॉट देन डॉट कैच, इस तरह होता है ना उसमें, नीचे बताया मैंने। हाँ हाँ अब यहाँ पे देखो, ये है, अब यहाँ डॉट देन है, अगर हुआ तो यहाँ पे कैच आ गया। अब कैच में भी एक इनपुट होता है डिफाइंड, एरर। अब इस एरर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर एरर आया, ऊपर वाली कोई भी चीज़ फेल हुई, तो ये बता देगा मैं एरर कहाँ पे आया। डॉट कैच स्टेटमेंट में ये फिक्स्ड होता है, मतलब एरर ले लेता है यहाँ पे। वैसे तो ज़्यादातर इसमें हम एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट यूज़ करते ज़्यादातर, क्योंकि इसे ऐसे मान लो, सर्वर से डेटा फैच होने में टाइम लगेगा। मान लो किसी के पास 2G इंटरनेट है, उसको ज़्यादा देर लगेगा तो उसको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। किसी के पास 4G है तो उसे कम वेट करना पड़ेगा। ऐसे है ना। अगर जैसे कुछ कुछ वेबसाइट में देखा होगा कि ज़्यादा देर हो जाती है लोडिंग करते होते, तो फेल्ड दिखा देता है। वो यही तो है कि हमने मान लो जैसे 30 सेकंड टाइमर सेट कर रखा सेट टाइम आउट में, अगर 30 सेकंड के बाद उसका पेज नहीं खुला तो एरर दिखा देगा यहाँ पे टाइम आउट का। इस तरह देखा होगा किसी किसी वेबसाइट में
कि मान लो ज़्यादा देर तक नहीं खुलती तो एरर दिखा देता है, वो यही है कि सेट टाइमर पर हमने मान लो जैसे 30 सेकंड सेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे एरर शो कर देगा। अगर एरर शो हुआ तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा, या जो भी हमें करना वो कर सकता है। फिर एरर हैंडलिंग के बाद हमने देखी कॉल बैक हेल्प, पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं जिसको, वो इसके डिज़ाइन की वजह से। इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन पास होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। इसके जगह प्रोमिस यूज़ करते हैं। वो सेशन में मोस्टली फ्राइडे को ले लूँगा। हाँ फ्राइडे को ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? एक वैसे एक डाउट है, लाइक हम जब हाँ भी फंक्शन लेते हैं तो मुझे हाँ समझ नहीं आता उसमें कब हमें आर्गुमेंट देने होते हैं। लाइक हम कोई कोड करते हैं, उसमें हम इनपुट लेते हैं, तो कब इवेंट को देना है एज आर्गुमेंट वो समझ नहीं आता। लाइक कभी कभी वो खुद ही ले लेता है, अगर एरो फंक्शन आता है शायद खुद से आर्गुमेंट पास हो जाते हैं। वो तो ये हो गया, जैसे इसे एक और एग्जांपल से लेते हैं। जैसे यूट्यूब पे गए हम, आईडी साइन इन कर रखी है, ये एक फंक्शन है। अब आईडी साइंड इन है तो यहाँ पे इस तरह नाम दिखाएगा, नहीं तो यहाँ पे साइंड आउट दिखाता है। अब साइन आउट किया, इसका डिफ़ॉल्ट है इस तरह यहाँ पे साइन इन, तो यहाँ पे कुछ फील्ड नहीं है उसमें आर्गुमेंट में भी। अब मैंने आईडी साइन इन करी, दूसरे ब्राउज़र में देख लेंगे। मतलब आईडी साइन इन करने के बाद वहाँ पर नेम दिखा देता है जिस तरह, तो उसमें अपना आप उसने इनपुट ले लिया। साइन इन करने के बाद उसने हमारा नाम आईडी से उठा के उसे दे दिया, तो वहाँ पे अच्छा। फिल हो गया। इस तरह की जगह पे हम यूज़ करते ज़्यादातर। ओ, और बाय द वे आपने वो ऐप बनाया कौन सा नोट्स वाला? वाला? नोट्स ऐप? हम्म नहीं, उसको कुछ दिक्कत आया था मेरे को, करूँगा आज उसको तो इसके बाद। मैं मेरे वाले में ना डिलीट नहीं समझ आ रहा मेरे को, कुछ मतलब आइडिया देते कैसे चलाएंगे डिलीट। उसमें स्लाइस से ट्राई कर रहा था मैं, कुछ एरर आया था मेरा भी, इसके बाद लोगों ने दूंगा ना मैं। लोगों ने तो सिंपल फिल्टर यूज करके जब आईडी नॉट इक्वल टू आईडी ऐसा कुछ जिस हाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपली हमें उसकी आईडी को, जो एलिमेंट है उसी की आईडी को पकड़ना है और उस आईडी वाले एलिमेंट को एरे से रिमूव कर देना है। सिंपल कंसेप्ट तो ये मुझे है। ये नहीं समझ आ रहा कि लाइक वो करेक्ट आईडी पकड़ूंगा कैसे। अब देखो, एक इसका एक तरीका है। सिंपल जावास्क्रिप्ट से तो मैंने बना रखा है नोट्स ऐप, अब रिएक्ट से थोड़ा सा दिक्कत है। अब जैसे पहले चलो बताता हूँ मैं इसको भी। ये वाला सेशन बताओ, इसमें कोई दिक्कत है जो आज बताया? ना 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 इसमें होगा, थैंक इसमें यू। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।